तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से ये बड़ी खबर आ रही है। मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। हिकरीपुरा इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। हिकरीपुरा इलाके में ये एनकाउंटर शुरू हो रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, कब ये एनकाउंटर शुरू हुआ और कितने और मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है? देखिए, गुज़िश्ता रोज से जब ये अटैक हुआ यहाँ पर पुलवामा गोंगू क्रॉसिंग में, तो उसके बाद फोर्सेस ने पूरे जितने भी उसके मुलाका इलाका जात है तो वहां पर अपनी जो कार्रवाई है वो तेज की है और मुहासरा जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो उसके बाद आज जो कई देहात का जो मुहासरा चल रहा था, इस दौरान हकरीपोरा गांव जो है पुलवामा टाउन से कुछ लगभग 10 किलोमीटर दूर ये टाउन है, गांव है, तो वहां पर जब फोर्सेस ने मुहासरा करने की कोशिश की, इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पे फायर किया है। तो अभी तक जो हमारे पास तफसीलात आ रहे हैं कि इसमें यही है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, जिसने मुहासरा तोड़ने की कोशिश की थी और नजदीकी मेवा बागात में छुपने की कोशिश की थी, तो वो अभी मारा गया है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, ना अभी डेड बॉडी को अपने तहवील में नहीं लिया है। ताहम यही कहा जाता है कि फोर्सेस को नजदीकी जो मेवा बागात है वहां पर एक डेड बॉडी मिली है। अभी तक जो पूरा इलाका है वो सैनिटाइज किया जा रहा है और दूसरे मिलिटेंट की जो तलाश है वो जारी है। जी, तो बिलाल खान हमारे नुमाइंदे ताजा अपडेट बता रहे थे कि फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को पकड़ लिया है। उसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, ताजा अपडेट के साथ बिलाल खान ने हमें ताजा अपडेट के साथ बताया कि फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया है। उसकी शिनाख्त अभी नहीं की गई है। तो जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ है। हेकरीपुरा इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर है, जिसमें से फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। बिलाल खान, तफसीलात के लिए शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने आवाम से जुड़ने की अपील की है। कोरोना वबा के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म कई बार कौम से खिताब कर चुके हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सर अपनी तकरीरों में कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील आवाम से करते रहे हैं। आपको बता दें कि हालिया कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की गई है। 3 महीनों के बाद पहली बार कोरोना के एक्टिव मामले 50,000 से कम हुए हैं। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के मजमूई मामले 75,97,064 हैं। उनमें 7,48,538 एक्टिव मामले हैं, जबकि 67,33,329 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,15,197 अफराद की मौत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव की रिहाइश पर एलजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रिंस राज की आमद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि प्रिंस राज ने इसे खैर सगाली की मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सियासी मुलाकात नहीं है। कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये एक व्यक्तिगत संबंध, जो पापा का इतना अच्छा पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो पारिवारिक संबंध, बस उसके वजह से आए हैं। कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है। आज पिताजी का श्राद्ध कर्म है और हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं और आप सभी मीडिया सभी जी उनके पास भी गए थे। उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्हें भी हमने इनविटेशन दिया है। और देखिए, कोई पॉलिटिकल नहीं। देखिए, ये पिताजी का है, श्राद्ध कर्म है, इसमें कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, कोई पॉलिटिकल एंगल से देखिए भी नहीं। वहीं आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार असेंबली में उसके पास सीएम के ओहदे का कोई उम्मीदवार नहीं है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज किया कि इत्तेहाद के पास वजीर आला के ओहदे का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन सभी जमातें एक दूसरे की बैसाखी बनी हुई हैं। बार बोलने की क्या जरूरत है?
ये बार बार बोलना का क्या मतलब है? अब हम तो इनकी अपना गठबंधन है, हमारा अपना गठबंधन है। हम लोगों ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार घोषणा की। हमारे तरफ से तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका तो कोरोना काल से यही राठ लगा हुआ है। स्पष्ट होना चाहिए। हम तो कल भी इस बात को कहते, वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कैमूर में वाक़े रामगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की हुकूमत बिहार में विकास का काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ लोग तरक्की की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी खास मजहब की बात कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बड़े लीडरों का इंतखाबी दौरा जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आवामी इजलास से खिताब कर सियासी लीडर बिहार की तरक्की के दावे कर रहे हैं, लेकिन आवामी सतह पर लोग इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं और लोगों का इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ कहना है, हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने लोगों से बातचीत की। सियासी पार्टियों के सुप्रीमों का दौरा मुख्तलिफ इलाकों में होने लगा है। जाहिर है हर पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। हम लोग अभी मौजूद हैं पटना में। ये पटना साहिब असेंबली हलके की तस्वीर है। आप देखिए कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे। नेता 5 सालों में यहाँ पे क्या तरक्की का काम किए हैं, हुकूमत ने क्या लोगों के लिए काम किया, दिखाने की कोशिश करेंगे। आम लोगों से पूछेंगे कि आम लोग इस इंतखाबात को लेकर क्या सोचते हैं और उनके मसले कितने हल हो पाए। तो ये पटना साहिब असेंबली हलका है और यहाँ से लगातार बीजेपी के नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं, वजीर भी बने नीतीश कुमार के कैबिनेट में। क्या काम हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे। इस बार इस इंतखाब में नंद किशोर यादव फिर से मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से सीधा मुकाबला है, यानी कहा जाए तो एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच सीधे कांटे की टक्कर यहाँ पे होनी है। इस बार चुनाव है कि कितना आप लोगों की हालत बदली, लोगों ने कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ ना हम लोग को कुछ हालत नहीं बदला। कभी कोई नेता आए नहीं करा, बस वोट के टाइम में आया, वोट ले ली, चला गया। राजनीति कैसा होता है कि गरीब के बच्चे जो पढ़े था आंगनबाड़ी वो भी उठवा दिए, मदरसा उठवा दिए। कहाँ जाएगा बच्चा? एक तो औकात नहीं है बढ़िया जगह पढ़ाने का, सरकारी में भी पढ़ाने का अधिकार आप लोग छीन लिए। रोजी रोटी तो बात की बात है, रोजी रोटी छीन लिए। चलिए, नाराजगी है लोगों में। आप लोग यंग हैं, क्या काम करते थे और अभी उस काम पे कितना असर पड़ा है? कोई नेता आता नहीं है, कोई फंड में ऐलान होता है कि इतना फंड में पैसा दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं आता है। पानी का मसला बहुत है। अफजल इमाम का 2 पाइप लगाओ पूरे मोहल्ले में। उसके बाद अभी अफजल इमाम ने ये शुरू कराया पानी के लिए, और लॉकडाउन में सारा लड़का बैठ गया, कोई काम नहीं, भूखमरी के कगार पर पहुंच गया लड़का लोग। और लॉकडाउन की मुद्दत कार में जो परेशान हुए हैं लोग, जो बाहर से मजदूर आए हैं, क्या लगता है क्या है उनके मसले? 1 रुपये किसी के अकाउंट में नहीं आया है। और आप लोग न्यूज़ वाले, आप लोग भी देख रहे हैं कि लोग बाहर से कैसे कैसे आए हैं, कितना पैदल चले हैं। गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। बस यही मसला है कि सिर्फ वादा हो रहा है, निभाया कुछ नहीं जा रहा है। कि क्या मसले रहे हैं? लोग जो है कभी सवाल उठाते हैं आप लोगों के, जो बुनियादी सवाल? यहाँ का विधायक जो भी हैं जिनके पास जाते हैं, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में तो नहीं आते हैं। विकास के मामले में कॉलोनी में कुछ भी नहीं है,
और रोज़ी रोटी का जहाँ तक मसला है तो रोज़ी रोटी तो एकदम में नहीं के बराबर है। लॉकडाउन के बाद से सब लोग बेकार बैठे हैं। 2 किलोमीटर में विधायक जी रहते हैं नंदकिशोर यादव, आज तक चांद कॉलोनी में कभी नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता है यहाँ का आदमी। वही रोड पे आते हैं, भाषण देते चले जाते हैं, बस यही होता है और कुछ भी नहीं। जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, सिर्फ चांद कॉलोनी का मामला नहीं है, पूरे मुल्क का मामला ये है कि इस मुल्क में जो सियासत हो रही है हमारे विकास के एजेंडे से, हमारी समस्या से जुड़ करके हमारा वोट कहीं नहीं जा रहा है। आज जो है यहाँ जितनी समस्या है उसकी एक वजह क्या है, ये पटना साहिब विधानसभा भी है, पटना साहिब लोकसभा भी है, और यहाँ हमेशा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो कांग्रेस या बीजेपी का होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इंतखाबात में पटना साहिब किसके हाथ में जाता है, कौन यहाँ इंतखाब में चुनाव जीत कर आता है और कितना यहाँ के हालात बदल पाते हैं। कैमरा में राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का तबसरा है कि 16 मार्च के बाद जिनको जमानत या पैरोल मिली है वो कोरोना के बायस मिली थी। अदालत का कहना है जमानत पैरोल की मुद्दत बढ़ाई जाती रही, इसी जिम्न में हम अपने पुराने अहकाम पर नजरसानी करेंगे। हाई कोर्ट के अहकाम के गलत इस्तेमाल की शिकायत आई है। जमानत पैरोल पर रिहा कैदी खुद सुपुर्दगी करें, मेरिट की बुनियाद पर उबूरी जमानत की अर्जी दे सकते हैं। दिल्ली की जेलों के 6,711 कैदी जमानत या पैरोल पर हैं। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के बायस जिन कैदियों को जमानत या पैरोल मिली थी उसके अहकाम के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तबसरा किया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील से। सुशील, तकरीबन 6,711 कैदियों को जमानत या पैरोल पर कोरोना की वजह से रिहा किया गया, लेकिन जो हाईकोर्ट का अहकाम है उसके गलत इस्तेमाल की शिकायत आई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अहकाम पर नजरसानी की जाएगी। जी देखिए साहिबा, साफ तौर से जिस तरह कोविड के दौरान जो दिल्ली की जेल है, चाहे वो तिहाड़ हो चाहे वो मंडोली हो, कई ऐसे जेल हैं जहां पर ओवर क्राउडेड की बात कही जा रही थी। और कोविड के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है जेलों में तो उनको अंतरिम बेल पर रिहा किया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल से लगभग 6,711 कैदियों को अभी तक पैरोल दिया गया है। कोर्ट में ये शिकायत मिली है कि कुछ ऐसे भी कैदियों को बेल दिया गया है, पैरोल दिया गया है, जो अपने इस पैरोल का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संकेत दिया है कि इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं अब अपने पुराने आदेश को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि तिहाड़ अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया जिसमें यह बताया गया है कि तिहाड़ जेल में अब सिर्फ 3 कोविड पेशेंट हैं जो कैदी हैं, यानी कि अब कोर्ट ये कह रहा है कि अगर वहां पर कैदियों की संख्या कम हो गई है, जो इन्फेक्शन का खतरा जिसको लेकर था वो बाहर है, तो ऐसे में उन पुराने कैदियों को दोबारा वापस लाना चाहिए। और इसीलिए ये संकेत फिलहाल हाई कोर्ट ने दिया है। तो उम्मीद ये है कि आज शाम तक इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आएगा और जिस तरह तमाम जो बड़े कैदियों को जो फिलहाल या तो गंभीर अपराध के मामले में सजा काट रहे हैं या फिर किसी छोटी मोटी सजा में। सुशील, मैं ये जानना चाह रही थी कि अदालत ने कहा है कि जो कैदी हैं वो खुद सुपुर्दगी करें, हालांकि उनको मेरिट की बुनियाद पर उबूरी जमानत की अर्जी दाखिल करने की भी इजाजत दी गई है। जी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले ये जो पैरोल देने की बात कही थी उसमें ये शर्त रखा था कि अभी फिलहाल कोविड के मद्देनजर तमाम कैदियों को पैरोल दिया जा रहा है, लेकिन जब इस पूरे मामले में उनका आदेश पूरा हो जाएगा तो तमाम कैदियों को दोबारा यानी कि दोबारा उन्हें सरेंडर करना होगा। और जब जमानत साहिबा दी जाती है किसी भी कैदी को इस प्रकार से जेलों में, तो उनके परिवार के एक सदस्य या उनके सगे संबंधियों से बाकायदा एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि समय पूरा हो जाने के बाद उस संबंधित कैदी को सरेंडर करना होगा। अगर वो संबंधित कैदी सरेंडर नहीं करता है तो जो व्यक्ति गवाही उस कैदी की लेता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर होगी। और इसी के मद्देनजर फिलहाल तमाम कैदियों को वापस सरेंडर करना पड़ेगा अगर हाई कोर्ट इस मामले में एक्सटेंशन अब और नहीं देता है तो। दिल्ली की जेलों से
जमानत और पेरोल पर रिहा किए गए कैदियों से हाईकोर्ट ने कहा है कि वो खुद सुपुर्दगी करें और जेलों में वापस जाएं। सुशील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है कमलनाथ के बयान के हवाले से। ये बड़ी खबर आ रही है कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो आपको बता दें कमलनाथ के बयान पर कल ही सियासत हो रही थी। इसके बाद राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह की जबान पसंद नहीं करता हूं। ये अफसोसनाक बात है। कमलनाथ के नाशाइस्ता बयान पर जो बवाल हुआ था, उसके बाद अब राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल आया है, जिसमें राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो इस तरह की जबान पसंद नहीं करते हैं और ये अफसोसनाक बात है। Take a look at our record right from the freedom struggle. You know, we are not. Our record is pretty clear. It's open, and in fact, I've just made a statement here against something that one of our leaders has made. I don't think Mr. Scindia or anybody else would make this type of statement about his leadership. And as I believe Kamalnath has already said that his statement was unfortunate. पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ज़राए कवानीन के मामले पर मरकज से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कैप्टन ने कहा है कि उन्हें इस्तीफे का खौफ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाजे किया है कि चाहे उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन वो किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो किसानों की मुसीबत में मुब्तला होने नहीं देंगे। उन्होंने इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है। मरकज के ज़राए कवानीन को किसान मुखालिफ बताते हुए पंजाब असेंबली में 3 बिल मुतारिफ किए गए हैं, जिस पर पंजाब असेंबली में बहस हो रही है। महाराष्ट्र के पालघर में गुज़िश्ता दिनों गौरक्षक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 18 अक्टूबर को ये वाकया पेश आया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस स्मगलिंग के जाविये से इस पूरे मामले की तहकीक कर रही है। नरसोले सर मिले, उनके साथ में और 2 बीट मार्शल थे। उनको लेके मैं स्पॉट पे उनको बैल दिखाने गया। वो बैल हमको मिला, मैंने सर को दिखाया। सर ने जब वहाँ पे पूछताछ करना चालू की तो इसी बीच में वहाँ पे भीड़ जमा होना चालू हो गई। भीड़ जमा होते होते करीबन 100-150 लोग वहाँ पे पूरे इकट्ठा हो गए हमको घेर के। उसके बाद में वहाँ पे कसाईयों ने आपस में बोला इसको मार करके ऐसा बोलना चालू किया। तो उसमें से तब तक किसी एक ने पीछे से मेरा गला पकड़ के मेरे गले पे जो रुमाल बंधा था मास्क वो खींचा, जिसके कारण मेरा गला पूरा दब गया। गला ऐसे झटके से खींचा कि मेरी टाइम सांस रुक गई थी। उसके बाद में दूसरे जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे तुरंत उससे बचाया। कल नाला सोपारा पश्चिम बाजा मोहल्ला में कुछ कुख्यात कसाई, जो नोटोरियस कसाई जहाँ पे रहते और इलीगल स्लॉटर हाउस चलाते, वहाँ पे गौरक्षक राजेश पाल 3 पुलिस को साथ में लेके जब वहाँ पे गौ वंश को रक्षा करने के लिए गया था, उस समय उसके ऊपर हमला होता है। ये पुनर्दशाता है कि देन पालघर इज रीविजिट, पालघर लिंचिंग इज रीविजिट। पुलिस वाले के सामने 150 करीब दंगाइयों ने मॉब लिंचिंग करते एक निहत्थे कार्यकर्ता के ऊपर। इसमें क्या देखा जाएगा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है कि नहीं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जश्न ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र कर्नाटक की सुन्नी तंजीमों ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वबा की वजह से इस मरतबा कहीं भी
ईद मिलाद के जुलूस बरामद न करने का फैसला लिया गया है। अवामी मकामात पर सीरत पाक के जलसे भी मुनक्किद न करने का अहम फैसला लिया गया है। बंगलुरु की मस्जिद हजरत बिलाल में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात के बाद सुन्नी तंजीमों ने कई अहम फैसले लिए हैं। कोरोना के पेश नज़र ईद मिलाद के लिए जारी रियासती हुकूमत की गाइडलाइंस की तायीद करने का ऐलान किया है। से जुलूस निकालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। मैं तमाम अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि इन साल आप अपनी जान की हिफाजत करें, अपने नबी के आने की खुशी मनाएं, मस्जिदों में प्रोग्राम करें और बिलखुसूस मैं ज़िम्मेदारान मसाजिद से ये कहूँगा कि आप जुमा का दिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जुमा ही के दिन हो सके तो जुमा की नमाज में आधा एक घंटे की ताख़ीर करके उसी में अगर प्रोग्राम कर लेंगे तो हमारा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा और हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन है उस पर भी हमारा अमल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 200 आदमी की इजाज़त दी है उन्होंने, और खाना खिलाने के मामले में भी जो है पार्सल बंद कर देने की, खाना खिलाने की भी इजाज़त नहीं है। और अपनी मसाजिद और अपनी इमलाक पर सजा लीजिए आप, लेकिन लोगों कर जहाँ पर रोड है, रोड पर झंडे लगाना, रोड पर लाइटिंग वगैरह करना, इसे भी मना करे हैं। तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा जो हुकूमत से गाइडलाइंस मिली है हमको उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। अपने पड़ोस की मदद करें, तालीम हासिल करने वाले तलबा की मदद करें, बीमार लोगों की मदद करें, एक कार खैर इसको समझ कर करें। इस्लाम यही दर्ज देता है और इसी के लिए हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए इंसान को, जो काम आए दुनिया में इंसान को इंसान। तो मैं यही कहूँगा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हम बड़े सब्र और तहम्मुल और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करें। वहीं दूसरी तरफ ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक से कर्नाटक हुकूमत के जारी करदा गाइडलाइंस की गुलबर्गा में मुखालिफत की जा रही है। गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन्नबी का इनेकाद करने वाली मरकजी सीरत कमेटी कर्नाटक हुकूमत की हिदायत को जाबिराना करार दे रही है। इस सिलसिले में हुकूमत से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को जुलूस की इजाजत नहीं होगी, मस्जिद में पकवान की भी इजाजत नहीं होगी और ना ही मोहल्लों में जुलूस की इजाजत होगी। हद तक जुलूस मिलादुन्नबी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि माइनॉरिटी वेलफेयर ये मुसलमानों की ठेकेदार डिपार्टमेंट नहीं है। एक तरफ मुल्क में लोगों पर कोरोना वायरस का हमला जारी है तो वहीं सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। बंगलुरु में प्याज की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमत की वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Only half a kg what is available with them. Why sir? Normally I purchase 2 kgs. Now the onion prices has shot up by 200 rupees a kg. It's very difficult to afford this sort of price hike. Yes, definitely affects, but we don't have any other choice. Instead of buying 1 kg or 2 kgs, we bring it down to half a kg or so at a time. मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। Cycle Pure Agarbатtis. Chrome viewers, India's largest news network, News 18 Network.